भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम जो पार्ट 8 था जिसमें हम यूटी की चर्चा किए थे और 8 यूटी थी, उससे हम याद किए थे कि भाग 8 में जो है यूटी की चर्चा की गई है, इसकी चर्चा किए थे। आज हम स्थानीय स्वशासन की चर्चा करेंगे, अर्थात जो पार्ट 9 है हमारा, पार्ट 9 उसकी चर्चा करेंगे कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, कब आया और कैसे कैसे इसमें प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो चोल वंश के शासन में जो है सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई थी। और अंग्रेज़ों के शासनकाल में देखेंगे तो जो रिपन थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन को काफ़ी आगे लाया, उसके बाद इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। और भारतीय संविधान में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है हमारा, डीपीएसपी, उसमें आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में जो है अनुच्छेद 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और यह क्या है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत। और हमेशा जो है भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये क्या थे, इसके विरोध में थे और इसे क्या कहा था, तो लूट का अड्डा भी कहा था। तो यह क्या है, तो गांधीवादी सिद्धांत है और अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की, अर्थात स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन की जो भारतीय संविधान में जो चर्चा अन्य जगह पे आप देखेंगे तो भाग 9 देखेंगे तो इसमें क्या है, पंचायतों का चर्चा है। भाग 9 क में जो है यह नगर पालिका का चर्चा है। उसके बाद 9 ख जो है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समितियां हैं उनकी चर्चा की गई है। 9 जो भाग 9 है उसे बाद में संविधान में जोड़ा गया था और 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के तहत जो है 1993 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था, इसीलिए क्या इसको क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी चर्चा की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसकी चर्चा है और कुल मिलाकर इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और यहाँ पे 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, पंचायती राज को जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम 9 क को देखते हैं। तो जो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, जो 1 नवंबर 1993 को पारित हुआ, उसके तहत जो है भाग 9 क जोड़ा गया था, जिसमें अगर देखेंगे जिसकी चर्चा देखेंगे तो आर्टिकल 243 पी, जहां पंचायत समाप्त होता है वहीं पे यहाँ स्टार्ट होता है, तो पी फॉर पंचायत समाप्त और यहाँ से क्या हो गया, तो नगर पालिका हमारा प्रारंभ हो गया। तो नगर पालिका की चर्चा है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। इसमें कुल 18 विषय है और 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था उसके तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। और उसके बाद 9 जो ख है उसे देखेंगे तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसे जोड़ा गया था और 24 जनवरी 2012 को यह लागू हुआ था। उसका अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक इसकी चर्चा की गई है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो सहकारी समितियों की चर्चा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनकी चर्चा की गई है। आइए हम जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह हमारे भारतीय संविधान में आई कैसे या हमारे भारत में आई कैसे। उसके पीछे देखिए कारण क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन चलता था, योजना आयोग, तो प्लानिंग कमीशन के जो चलता था उसके तहत जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2 अक्टूबर 1992 को चलाया गया था, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में चलाया गया था। और अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है 1953 में जो चलाया गया था, यह संपूर्ण भारत में चलाया गया था। तो इसकी जांच के लिए जब 5 साल इसका पूरा हो गया, तो 5 साल पूरा होने के बाद क्या किया गया कि इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई ताकि इसकी जांच करे और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इनको उपाय सुझाए। तो इसके लिए बलवंत राय मेहता जो थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। और बलवंत राय मेहता की समिति कब गठित की गई थी, तो जनवरी 1957 में यह समिति गठित की गई। और यह समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया। और इसमें जो है इन्होंने जो क्या कहा था, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की, जो हमारा लोकतंत्र है इसके विकेंद्रीकरण की इन्होंने चर्चा की कि इसे कई फेजेस में बांटा जाए। उसके बाद बलवंत राय मेहता की जो प्रमुख सिफारिशें थी उनको हम देख लेते हैं। तो क्या थी, तो इनकी जो प्रमुख सिफारिश थी तो यह थी त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा की व्यवस्था, जिसमें जो ग्राम पंचायत था वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और उसके बाद फिर जिला था, यहाँ पे ब्लॉक था और जिला था, तो पंचायत समिति अप्रत्यक्ष रूप से और जिला परिषद जो है अप्रत्यक्ष रूप से। और जो जिला परिषद है उसके जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, तो जिला अधिकारी होंगे। और यह भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होंगे उनको पर्याप्त स्रोत की उपलब्धता हो, जो निकाय होंगे उनको पर्याप्त स्रोत की उपलब्धता हो। उसके बाद जो है बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी उसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो राष्ट्रीय विकास परिषद है
उन्होंने क्या किया, जनवरी 1958 में इसे स्वीकृत कर लिया या स्वीकार कर लिया। देखिए हुआ क्या था कि जब यहाँ पे 2 सर्विसेज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यह चल रहा था, उसके बाद फिर 1952 में चल रहा था 1952 में, उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यह चल रहा था 1953 में। तो ये दोनों चल रहे थे। इनके जब 5 साल पूरे हुए तो बलवंत राय मेहता समिति जो हैं उनकी अध्यक्षता में जनवरी 1957 में एक कमेटी गठित की गई और इनकी जांच की गई। उसके बाद कुछ सुझाव दिए गए, जिनके सुझाव को कब दिए गए थे तो नवंबर 1957 में इन्होंने अपने सुझाव दे दिए थे। और इस सुझाव को जो जनवरी था हमारा, जनवरी 1958 इसमें मान लिया गया और इसके तहत 1958 में माना गया और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई 1959, जो यहाँ पे 2 अक्टूबर था। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान जो था उसके नागौर ज़िले में जो है, यहाँ पे नागौर ज़िला जो राजस्थान का है, आप देख सकते हैं भारत के मैप में यह राजस्थान हो गया और यह राजस्थान के जो है इसमें नागौर डिस्ट्रिक्ट है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को जो है यहाँ पे पंचायती राज की स्थापना की गई। उसका दूसरा कौन सा राज्य था तो 11 अक्टूबर 1959 के दिन जो था आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में अगर आप देखेंगे यहाँ महबूबनगर कहाँ पे है, तो पहले जब 1959 में देखेंगे आप तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में हुआ करता था। 2014 में जो है यह अलग हो गए। तो 2014 के बाद यह किस में आ गया तो तेलंगाना में आ गया। तो महबूबनगर में जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अशोक मेहता समिति, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, ये जो समिति थी अगर देखेंगे आप तो 3 अक्षर 1 2 3 बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता 3 अक्षरों में है। तो यह त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। उसके बाद फिर अशोक मेहता हम देखेंगे तो 1 2, तो अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायत की बात किए थे। ये तरीका है याद करने का, बाकी कोई विशेष वजह नहीं है ऐसा। तो उसके बाद अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो 1977 में इसका गठन हुआ और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इनमें इन्होंने लगभग 132 सिफारिशें दी थी। इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें जो थी वो कौन कौन सी थी तो द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी बात की। पंचायतों का कार्यकाल जो अगर बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो 5 साल की बात किए थे, इन्होंने 4 साल की बात की। और सभी राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उनके आधिकारिक भागीदारी की बात की। और न्याय पंचायत विकास पंचायत का अलगाव, न्याय पंचायत जो है विकास पंचायत जो है उसको अलग किया जाए। उसके बाद फिर जैसे 50 में आप देखेंगे तो जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसके जो डिवाइडेशन की बात की गई है वैसे ही इसमें भी की गई थी। उसका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात भी की गई और उसका राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों पर अतिक्रमण ना किया जाए। जो पंचायती राज संस्थानें हैं वो उन पर जो है राज्य सरकार अतिक्रमण ना करने पाए, इसकी भी बात की गई। उसके बाद हम देखते हैं तो अगली जो समिति थी वो थी जी.वी.के. राव समिति। यह 1985 में गठित की गई, 1984-85 में गठित की गई थी। और ग्रामीण विकास जो प्लानिंग कमीशन उस समय चल रहा था तो उसमें ग्रामीण विकास जो था, गरीबी उन्मूलन था, जो वह कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसमें, तो उसकी समीक्षा के लिए इसे जो है लाया गया था। उसके बाद इसमें जो प्रमुख सिफारिशें थी तो देखिए जी.वी.के. राव, इसमें देखेंगे तो 4 अक्षर हैं। तो यहाँ पे 4 स्तरीय जो पंचायत है उसकी बात की गई थी। हम जानते थे बलवंत राय मेहता इसमें 3 अक्षर है तो 3 स्तरीय, अशोक मेहता इसमें 2 अक्षर है तो 2 स्तरीय, जबकि इसमें जी.वी.के. राव में 4 अक्षर है तो 4 स्तरीय पंचायत की बात की गई। तो 4 स्तरीय पंचायती राज ढांचा की बात की गई और इसमें नियमित निर्वाचन जो पंचायती राज संस्थान हैं उनमें किया जाए इसकी बात की गई और कार्यकाल जो हो 5 वर्ष की बात की गई और SC, ST तथा महिला के आरक्षण की बात भी इसमें की गई थी। उसके बाद जो अगला हमारा जो समिति था वह था LM सिंघवी समिति। जो LM सिंघवी समिति थी उसका गठन 1986 में किया गया था। उसके बाद फिर लोकतंत्र व विकास के लिए जो पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और अवधारणा तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया। और इसकी प्रमुख सिफारिशों को देखते हैं हम तो जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने की और एक प्रयास भी किया था, लेकिन वो प्रयास जो है विफल रहा था। उसका आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता की बात की कि आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए। उसका दलगत व्यवस्था जो वो था पार्टीगत व्यवस्था उसको समाप्त करने की बात की, जो अशोक मेहता समिति में सिफारिश की गई थी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं
उसके बाद थुंगन समिति देखते हैं जो 1988 में आया था। तो पीवी थुंगन जी इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दिया जाए और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना किया जाए, प्रत्येक राज्य में जो वित्त आयोग हो अलग से हो, और जनसंख्या पर आधारित आरक्षण की बात की गई। उसके बाद गाडगिल समिति आई थी, जो वीएन गाडगिल हैं, 1988 में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे हम गाडगिल समिति कहते हैं। तो यह जो समिति थी इसकी सिफारिशें अगर देखेंगे तो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा की बात की गई। उसके बाद फिर 5 वर्ष तक कार्यकाल और टैक्स पे भी चर्चा की गई कि पंचायती राज स्तर पर भी टैक्स लिया जाए। उसके बाद SC और ST और महिला आरक्षण की बात इसमें भी किया गया था। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कौन कौन सी समितियाँ थी, इनको याद करने का जो तरीका है, तो कुल मिला के 6 समितियाँ थी। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई, और अशोक मेहता समिति 1977 वाली। उसके बाद फिर GVK राव समिति 1985, सिंधवी समिति जो थी 1986, थुंगन समिति जो थी 1988, उसका गाडगिल समिति जो थी 1988 में ही। तो अगर हम इनको याद करने के ट्रिक की बात करते हैं तो इनके याद करने की ट्रिक है, तो बैग साथ ले गया। तो एक लड़का था, आप देख सकते हैं बच्चा था, इस संविधान की पुस्तक रखी हुई है, इसे बैग में भरा और साथ में ले गया। संवैधानिक मान्यता की बात की जा रही है तो बैग साथ ले गया। तो बी से यहाँ आप देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। उसके बाद ए से देखेंगे तो अशोक मेहता समिति हो जाएगी। जी से हो जाएगी GVK राव समिति, और उसके बाद फिर साथ से हो जाएगा, यहाँ पे स से हो जाएगा सिंधवी समिति, थ से हो जाएगा थुंगन समिति, और ले यहाँ साइलेंट है। उसके बाद गया है, गया से हो जाएगा गाडगिल समिति। तो यह 6 समितियां हैं जिनको याद करने का जो तरीका है कि एक बच्चा था, एक मासूम सा बच्चा था, इसने क्या किया कि बैग अपने साथ ले गया। इसमें भारतीय संविधान की पुस्तक भरी हुई थी, तो बैग साथ ले गया। तो बैग साथ ले गया से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संवैधानिकरण की बात करें अगर, कि उसका संवैधानिकरण कब किया गया, तो देखिए दो तरीके के प्रयास किए गए हैं। पहला जो प्रयास था वो जो असफल प्रयास रहे हैं, और दूसरा जो रहा है सफल प्रयास जो रहा है उसकी बात करेंगे। तो असफल प्रयास की बात करते हैं हम, तो राजीव गांधी सरकार में जो सिंघवी समिति बैठी थी, तो यहाँ पे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 64वां जो संविधान संशोधन है 1989 में लाया गया, लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद या राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए समाप्त हो गया। उसके बाद BP सिंह सरकार के अंतर्गत 1989-90 में जो है लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद यह सरकार गिर गई थी। तो यह 2 असफल प्रयास रहे थे पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिकरण करने के लिए। लेकिन जो सफल प्रयास किया गया वह कौन सा प्रयास था, तो सफल प्रयास हमारा जब किया गया वह था 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, जो बाद में पारित हो गया 1993 में, और 24 जो हमारा अप्रैल था उस समय यह पारित हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया। और अब देखेंगे तो नोट है कि अभी पालन करने वाला जो प्रथम राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश जो था, इसे लागू करने वाला कौन था, तो प्रथम राज्य था। तो मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य था, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। देखिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ पे 1953 था, 1900 यहाँ पे 59 था। तो इसमें आप देखेंगे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट था जो जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को पहले लागू हुआ था, लेकिन जब संवैधानिकरण इसका हो गया तो उसके बाद किस राज्य ने लागू किया, तो मध्य प्रदेश राज्य था ऐसा जिसने लागू किया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख अनुच्छेद हैं हमारे इससे जुड़े हुए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 243 है जिसमें परिभाषाओं की चर्चा है, जो पंचायती राज से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। 243A जो है इसमें असेंबली की चर्चा की गई है, अर्थात सभा की चर्चा की गई है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि मतदाता सूची में जो भी पंजीकृत व्यक्ति हैं वह क्या होंगे, तो ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद B से हो जाएगा बिल्ड। जो बिल्ड होता है, बिल्ड मतलब होता है गठन करना, तो पंचायत का गठन की बात की गई है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप ही पंचायतों का गठन किया जाएगा, इसकी बात किस में की गई है, 243B अनुच्छेद में की गई है। उसके बाद फिर 243C में कंस्ट्रक्शन या संरचना की चर्चा की गई है, और यह संरचना कौन तय करेगा, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा यह संरचना तय किया जाएगा कि द्विस्तरीय होगा, कि 3 स्तरीय होगा, कि 4 स्तरीय होगा। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश देखेंगे तो वहाँ का स्तर अलग है, पश्चिम बंगाल देखेंगे तो वहाँ का स्तर अलग है। उसके बाद 243D में देखेंगे तो जो डिपेंडेंट हैं उनकी चर्चा की गई है, जो दबे कुचले लोग हैं, तो SC ST OBC इनके आरक्षण की चर्चा की गई है। ई जो है ई फॉर इंड, कितने समय बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या कितने ईयर बाद समाप्त हो जाएगा, तो 5 वर्ष है जिनके बाद समाप्त हो जाएगा। F फॉर फेल,
जो असफल होता है तो सदस्यों की अयोग्यता कब घोषित की जाएगी, इसकी चर्चा है। जी फॉर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल पावर होता है, वो सबसे शक्तिशाली होता है, तो शक्ति की बात की गई है यहाँ पे। तो पंचायतों के शक्ति और दायित्व की चर्चा की गई है 243 जी में। और 243 एच में जो है हाई टैक्स मतलब उच्च जो कर हैं उनकी बात की गई है। तो पंचायतों द्वारा जो कर आरोपित किए जाते हैं उनके द्वारा कर आरोपित करने की जो शक्ति होती है उसकी चर्चा की गई है। और 243 आई में इनकम की चर्चा है, अर्थात वित्त आयोग के गठन की चर्चा है। उसके बाद 243 जे में जांच की चर्चा है, तो पंचायत के जो लेखा जोखा होते हैं उसकी जांच जे में की जाती है, जे फॉर जांच। और के फॉर किंग हो जाएगा, किंग्स 11, तो किंग्स 11 ई फॉर इलेक्शन यहाँ पे देख लेंगे। तो पंचायत के निर्वाचन की बात किस में की गई है, तो के 243 के में की गई है। उसका 243 एल है जिसमें लॉन्च की बात की गई है, तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना इसकी बात की गई है कि संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होगा। उसके बाद एम से 243 एम में मनाही की बात की गई है कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो शेड्यूल्ड एरिया हैं उनमें, जैसे बाद में पेशा एक्ट लाया गया था तो शेड्यूल्ड एरिया में जारी लागू करने के लिए पंचायती राज को लाया गया था 1996 में। तो यही बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा, इसके लिए है। उसके बाद से निरंतरता लगातार बना रहेगा, विधि और पंचायत का बना रहना लगातार यह दिखाया गया है। ओ फॉर ऑब्जेक्शन है जिसमें निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वह न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, मतलब कोई न्यायालय जो है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस तरीके से 243 से लेकर 243 ओ तक जो पंचायती राज संबंधी जो हमारे अनुच्छेद थे उनको हम याद करने के ट्रिक के साथ याद कर लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि जो बाध्यकारी उपबंध रहे हैं हमारे कौन कौन से रहे हैं। तो ग्राम सभा का गठन जो है वह बाध्यकारी उपबंध है, और त्रिस्तरीय पंचायत का गठन जो है वह क्या है, बाध्यकारी उपबंध है। लेकिन हाँ, अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत है उसकी बाध्यता नहीं है, उसकी बाध्यता को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात 2 स्तरीय पंचायत का ही गठन किया जा सकता है 3 स्तरीय जगह पे। और एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है, और 1/3 अर्थात 33% जो आरक्षण है महिला को मिलेगा, इसकी बात की गई है। और चुनाव लड़ने की उम्र जो न्यूनतम उम्र होगी कितनी होगी, तो 21 वर्ष होगी, इसकी बात की गई है। और एक और उपबंध है जिसकी हम बात नोट में करेंगे, तो 73वें जो संविधान संशोधन था और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है इनके अंतर्गत जो भी अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, जनजाति क्षेत्र आते हैं, तो इन पर क्या है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है लागू नहीं होगा। जो 5वीं अनुसूची में जो चर्चित क्षेत्र हैं, 6ठी अनुसूची में जो चर्चित क्षेत्र हैं, उन पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। अब लागू नहीं होगा तो उन क्षेत्रों का क्या होगा, तो उन क्षेत्रों के लिए जो 1994 में एक दिलीप सिंह भूरिया समिति जो थी उसका गठन किया गया, और 1994 के इनकी अनुशंसा पे उसके बाद फिर पेशा एक्ट 1996 में लाया गया, जिसे हम कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। मतलब शेड्यूल एरिया में पंचायतों के विस्तार के लिए एक्ट लाया गया था, पैसा एक्ट। तो पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हम इसे विस्तारित कर सकते हैं। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यह लाया गया, और दिलीप सिंह भूरिया समिति के अनुशंसा पे इसे लाया गया था। 1996 में इसे संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में आप देखेंगे तो इसे 8 राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन बाद में जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी हो गए जिनमें यह लागू किया गया। तो यहाँ वर्तमान में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये सब जो राज्य हैं 10 उन पर क्या है लागू है। तो इनमें हम मैप में देख लेते हैं, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर राजस्थान, यहाँ पे तीसरा हो गया गुजरात, फिर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद फिर झारखंड हो गया, उसके बाद यहाँ उड़ीसा हो गया, और तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है पेशा एक्ट लागू है। और इनमें देखिए पेशा एक्ट में बात की क्या गई है, तो जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करता है यह एक्ट। उसके बाद है क्या, तो जनजाति समुदाय की परंपरा जो है, रीति रिवाज जो भी हैं, और उसका उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है और संरक्षण है उनको प्रदान करता है। और पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र में जारी लागू करता है। जैसे पंचायती राज संस्थान जो है कुछ संशोधन करेगा इसमें, पंचायती राज के जो भी प्रावधान है उसके बाद जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें लागू करेगा। उसके बाद हम नगर पालिका की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे, और बाद में हम इसे जानेंगे। धन्यवाद।